आज मैं कहकशां दोयम से नस्र का पहला सबक शुरू कर रहा हूँ। हमारे इंटर के तलबा व तालिबात आप मुखातब होंगे और देखेंगे। पहली कहानी खुद नविश्त है। तो कहकशां की जो दूसरी नसरी सिन्फ शुरू हो रही है वो खुद नविश्त से। तो पहले हम जानें कि खुद नविश्त है क्या। खुद नविश्त को आप बीती भी कहते हैं, यानी खुद नविश्त कोई बड़ा फनकार, कोई कलमकार अपने हालात ज़िंदगी या ज़िंदगी में होने वाले कुछ ख़ास वाक़यात को वो कलमबंद करता है, जो बिल्कुल सच्ची कहानी होती है, हकीकत बात होती है। इसको उर्दू में खुद नविश्त कहते हैं और उसे आप बीती भी कहते हैं। तो यहाँ एहसान दानिश ने आप बीती लिखी है, तो उस खुद नविश्त के बारे में थोड़ी सी हम लोग जान लें और देखें। खुद नविश्त या आप बीती सवाने नगारी की वो शक्ल है जिसमें लिखने वाला खुद अपने हालात बयान करता है, लिखने वाला ज़िम्मेदार है। तो खुद नविश्त की हैसियत दस्तावेज़ी हो जाती है। सवाने या हालात ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ दूसरे असनाफ में खुद नविश्त की इस वजह से अहमियत ज़्यादा हो जाती है कि लिखने वाले से यह उम्मीद वाबस्ता होती है कि वह अपनी ज़िंदगी के रूदात से वाकिफ़ कराए, उसके असबाब पर गुफ्तगू करेगा जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के हालात में बदलाव होता रहा है। तो यह है खुद नविश्त। तो आपने ये समझा कि खुद नविश्त अपने ज़िंदगी के हालात को बयान करना होता है, यानी कि जब से वो लिखने के या अपने होश व हवास के काबिल होता है तब से जो उसके हालात होते हैं उसको लिखता जाता है, जवानी की मंजिल और उसमें रूनुमा होने वाले हालात को, और फिर आगे हत्ता के अपने ज़िंदगी में जब तक वो लिख सकता है अपने हालात को लिख देता है। यही खुद नविश्त है, यही आप बीती है। लेकिन आप बीती और दूसरे असनाफ में फ़र्क ये है कि आप बीती जो होती है वो ज़िंदगी की सच्ची तस्वीर होती है और हकीकत हाल हुआ करता है, उसमें बनाव या उसमें किसी तरह का तसन्नु नहीं हुआ करता है, ये हकीकत हाल ज़ार होता है। लेकिन अब आप देखेंगे अगले क्लास में, आज आप खुद नविश्त पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं एहसान दानिश की। एहसान दानिश के मुतालिक पहले हम जानें कि एहसान दानिश के हालात और उनके सवाने के मुतालिक पहले मुख्तसर सा तारुफ तो मैं सारे नस्र निगार या नज़म निगार की लिख दिया है, आप लोगों को कह के भी बता दिया है, पढ़ के भी सुना दिया है। तो ज़रा हम देखते हैं खुद नविश्त एहसान दानिश, यानी एहसान दानिश ने ये खुद नविश्त लिखी है, उनकी यह आप बीती है। असल नाम एहसानुल हक तखल्लुस दानिश, पैदाइश 1914 ईस्वी में कांधला में। वालिद काजी दानिश अली, कस्बा बागपत ज़िला मेरठ के रहने वाले हैं ये। वालिद की हिजरत बाद वसाले खुस्र अबू अली शाह कांधला पाकिस्तान, और इब्तदाई तालीम हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से, आगे की तालीम चौथा क्लास तक। मशगला मजदूरी, वालिद का शौक़ किताबें सुनना, किताब की आमद काजी मोहम्मद ज़की के कुतुब खाने से। काजी मोहम्मद ज़की एहसान दानिश के उस्ताद। तलाश माश के लिए सफ़र कांधला से लाहौर। आपका आखिरी पेशा कुतुब फरोशी, दुकान मोहल्ला मजंग लाहौर में। आपके दोस्त तौक़ीर ताहिर। इंतकाल मार्च 1982 ईस्वी लाहौर में। तसानीफ़ हदीस से अदब, दर्द ज़िंदगी, नफ़ीर फ़ितरत, नवाए कारगर, चिरागा,
आतिश खामोश, मकासात, शीराज़ह ज़्यादा, ज़ख्म मरहम, गोरिस्तान, मीरास मोमिन, जहान दानिश, जहान दिगर, जंजीर बहारा। ये इनके हालात ज़िंदगी है। फिर एक बार आप इसको देखिएगा। एहसान दानिश ने अपनी खुद नविश्त जो लिखी है उनके मुतालिक हम आगे जानेंगे। पहले ये जानें, एहसानुल हक इनका पूरा नाम हुआ और दानिश इनका तखल्लुस हुआ। 1914 ईस्वी में ये कांधला जो आज का पाकिस्तान में पड़ेगा वहाँ इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद काजी दानिश अली कस्बा बागपत ज़िला मेरठ हिंदुस्तान के रहने वाले थे, लेकिन आज़ादी से पहले ही वह चले गए पाकिस्तान यानी कांधला। उनके खुसर यानी एहसान दानिश के नाना जब तक हयात से थे, इनके वालिद काजी दानिश अली हिंदुस्तान में रहे, लेकिन इनके खुसर का यानी ससुर का इंतकाल जब हो गया यानी बू अली शाह का, तो ये कांधला पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है वहाँ चले गए। और एहसान दानिश की पैदाइश जो हुई वो कांधला में हुई, यानी हिंदुस्तान में उनकी पैदाइश नहीं हुई, पाकिस्तान में हुई। इब्तदा हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से एहसान दानिश की इब्तदाई तालीम होती है। वह चौथे क्लास तक तालीम हासिल कर पाते हैं। उसके बाद हालात तो हिंदुस्तान के बहुत नाजुक थे, यानी पूरी दुनिया में गरीबी थी और मेरा मुल्क तो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, इस वजह से मेरे मुल्क में भी गरीबी थी। तो आप मजदूरी करने लगते हैं, लेकिन एहसान दानिश के हौसला को सलाम है कि आप मजदूरी करते हुए भी अपने दिल में चिरागे इल्म का शौक़ लिए हुए थे और तलाशे इल्म का चिराग अपने दिल के अंदर जलाए हुए थे। इसके लिए आप चौथा क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद मजदूरी में आप लग जाते हैं। किताबें पढ़ना आपके वालिद का शौक़ था, इसलिए आप यानी एहसान दानिश किताबें पढ़ पढ़ के अपने वालिद को सुनाया करते थे। और किताब जो आती थी वो काजी मोहम्मद ज़की के कुतुबखाना से आती थी, जो एहसान दानिश के उस्ताद थे। एहसान दानिश तलाशे माश के लिए आप सफ़र करते हैं, कांधला से लाहौर चले आते हैं। लाहौर में आपका आखिरी मैंने जो कुछ करना था किया, लेकिन आखिरी जो आपका पेशा होता है वो है कुतुब फरोशी, यानी आप किताब बेचने लगे और इसकी दुकान मोहल्ला मजंग लाहौर शहर में आपने खोल दी और वही कुतुब फरोशी करने लगे। तौकीर ताहिर आपके एक दोस्त हैं। मार्च 1982 में लाहौर में आपका इंतकाल हो जाता है। आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, जंजीर बहारा, जहान दिगर, जहान दानिश, मीरास मोमिन, गोरिस्तान, ज़ख्म मरहम, जादे नो, शीराज़ा, मकासात, आतिश खामोश, चिरागा, नवाए कारगर, नफ़ीर फितरत, दर्द ज़िंदगी, हदीस अदब। ये उनके हालात ज़िंदगी हैं। और आप अब अगले क्लास में आप यह पाएंगे कि खुद नविश्त क्या है। वो तो किताब में आप पढ़ेंगे, जो तफसील के साथ उन्होंने लिखा है अपने कलम से, वो हू बहू वो आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसके मुख्तसर से हालात में आपको जानने को यहाँ मिलेगा। मैं अगली क्लास में उसके बारे में आपसे बता रहा हूँ। आज आपसे मैं खुद नविश्त के मुतालिक बात करूँगा। एहसान दानिश ने जो खुद नविश्त कहकशा में लिखी है, आप बीती जो बयान किया है, उसका खुलासा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत मुख्तसर करते करते भी बात थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है, लेकिन किताब में तो कई वरक़ में है, यहाँ एक ही वरक़ में मैं इसे समेटने की कोशिश किया हूँ। मुलाहज़ा कीजिएगा। खुद नविश्त खुलासा। लाहौर में यूनिवर्सिटी की तामीर हो रही थी। उसमें रहट पर काम करने के लिए एक मज़दूर की ज़रूरत थी। मिस्त्री बुद्धू के मार्फत एहसान दानिश काम पर गए। वहाँ रत्ता नाम के मज़दूर के साथ रहट पर काम करने लगे और फुर्सत के वक्त किताबों का मुताला भी किया करते थे। रहट पर काम करने से एहसान दानिश को काफ़ी थकान हो गई। थकान दूर करने के लिए तेल की मालिश और गर्म पानी से गुस्ल करने पर उन्हें आराम मिलता है। कुछ काम करने से कुछ दिन
کام کرنے سے ان کو عادت سی ہو گئی اور وہ اس کے عادی ہو گئے۔ چونکہ رہٹ کو بیل کھینچتا ہے اور یہاں یہ کام آدمی سے لیا جاتا تھا۔ رتا کی طبیعت اس کام کو کرتے رہنے سے بگڑ گئی اور خون کا دست آیا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ منشی کا لڑکا ایک دن ہی کام کیا تھا کہ رتا کی موت کی خبر سن کر وہ پھر کام پر نہیں آیا۔ اب ایک مزدور احسان دانش بچ گئے۔ اب رہٹ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے دوگنی یا دوہری مزدوری پر احسان دانش کو ہی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ احسان دانش صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی بطور ورزش کے رہٹ کو چلا کر پانی سے حوض کو بھر دیا کرتے تھے اور قریب ہی لائبریری تھی جہاں جا کر کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ کام ختم ہونے کے کچھ سالوں بعد ایک روز ممتحن کا چیک لینے احسان دانش یونیورسٹی پہنچے تو پرانے مستری اور مزدور سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ بحیثیت ممتحن اپنا چیک لینے آئے ہیں تو ان لوگوں کو تعجب ہوا اور ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہندوستان میں آپ پہلا شخص ہے جو اتنی مشقت کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھا۔ جواب میں احسان دانش نے کہا، اتنا پر بس نہیں، میں ایک مزدور یونیورسٹی اور ایک لائبریری بنانا چاہتا ہوں۔ احسان دانش ایک ایسے قلمکار ہوئے جو مزدوری کر کے بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور غریبی کو کبھی بھی تعلیم حاصل کرنے میں کبھی آڑے آنے نہیں دیا اور آپ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تو آج کے بچوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ آج سے لگ بھگ 100 سال کا زمانہ ہو رہا ہے، 100 سال کے قریب کہ احسان دانش نے اپنی تعلیم کو روکا نہیں، ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، بلکہ مزدوری کرتے ہوئے اپنا مطالعہ جاری رکھا اور اسی یونیورسٹی میں آپ پروفیسر بھی ہوئے اور آپ بچوں کی کاپیاں جانچ رہے ہیں جس پر آپ کو چیک مل رہا ہے نا۔ اس لیے ہمارے بچوں کے لیے سبق ہے کہ آج اتنی سہولت ملنے کے بعد بھی ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جن کے دل میں علم کا شوق ہوگا، جن کے دل میں علم کی چاہت ہوگی، جن کو علم کی جستجو ہوگی، وہ علم کے لیے بھاگ و دور، کوشش، محنت کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے بچوں کو یہ خود نوشت پڑھنے کے بعد سبق لینا چاہیے اور اپنے حوصلہ کو بلند کرتے ہوئے تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے اور تعلیم آگے کی حاصل کرنا چاہیے۔ پھر میں آپ سے اگلے